उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को आप न तो नजरअंदाज कर सकते हैं और न उनके बिना भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा सकती है। पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आज एक किसी व्यक्ति का नाम का डंका बज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। न्यूज नेशन पर इस वक्त अखाड़े में हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है योगी जी आपका न्यूज नेशन पर। संन्यास आपने एक बहुत कम उम्र में लिया और संन्यास के रास्ते आज राजनीति के अखाड़े में आज आपके नाम का ऐसा डंका बज रहा है। क्या ये आपकी खुद की उपलब्धि है, ये वरिष्ठों का आशीर्वाद है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति और धर्म ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है, तो धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति के रूप में भी हम लोगों ने स्वीकार किया है। धर्म के जो तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्य, अगर राजनीति से इन मूल्यों को इनको हटा दिया जाए तो राजनीति बचती क्या है? मुझे लगता है उस प्रकार की राजनीति में और वैश्या में कोई अंतर नहीं रहेगा। राजनीति को सुधार करने के लिए नैतिकता की भी आवश्यकता है, सदाचार की भी आवश्यकता है, कर्तव्य की भी आवश्यकता है। और इसलिए मैंने इस बात को कहा कि राजनीति हमारे लिए एक दीर्घकालीन धर्म के रूप में है और धर्म हमारे लिए एक अल्पकालीन राजनीति। यानी धर्म में अगर कहीं जकड़न आती है, पाखंड घुसता है तो उसका शोधन करने के लिए राजनीति आवश्यक है। लेकिन राजनीति में मूल्यों पर आधारित हो, राजनीतिक कर्तव्य पर आधारित हो, राजनीति सदाचार पर आधारित हो, इसके लिए धर्म का समावेश उस पर आवश्यक है। अब योगी जी, इसमें महत्वपूर्ण सवाल यह है कि धर्म संयुक्त राजनीति या धर्म आधारित राजनीति, क्योंकि आज आप चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि आप धर्म आधारित राजनीति का सबसे प्रखर चेहरा है। देखिए, धर्म सापेक्ष राजनीति होनी चाहिए जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य का एहसास करा सके, व्यक्ति को अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रख सकें, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में वह किसी लालच में, किसी लोभ में, किसी दबाव में ना आ सके और उन नैतिक मूल्यों को के प्रति आग्रही बन सकें जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस धर्म सापेक्ष राजनीति का समावेश होना चाहिए। लेकिन याद रखें, हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म उपासना विधि नहीं है, मत या मजहब या पंथ धर्म नहीं है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है, उपासना विधि से, मत, पंथ या उपासना विधि से अलग। लेकिन ऐसा क्यों है कि योगी आदित्यनाथ का नाम आते ही उग्र हिंदुत्व की बात सामने आती है? एक ऐसा हिंदुत्व जो कि लोगों को बांटने की बात करता है, लोगों को मारने की बात करता है, लोगों को अलग अलग दिशाओं में भ्रमित करने की बात करता है, ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। क्या ये प्रस्तुतिकरण सही है? देखिए, हिंदुत्व न कट्टर है और न मुलायम है। हिंदुत्व तो हिंदुत्व है, वह राष्ट्रीयता है भारत। मुझे लगता है कि उसको समझने का अलग अलग व्यक्ति, देखिए व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है तो जिसकी जैसी प्रकृति होगी, जिसके जैसे संस्कार होंगे, वह उसको उस रूप में देखेगा। हम लोग जीवन की उन सच्चाइयों को, सार्वजनिक जीवन की उन सच्चाइयों को बोलने का साहस कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस समाज को, जिनको कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस समाज को लगता है कि मेरी बातें उनके नज़दीक हैं, इसलिए वो मेरे साथ जुड़ता है और मुझे सपोर्ट करता है। योगी जी, आपका एक बयान है 26 फरवरी का है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी जीती तो राम मंदिर नहीं, करबला और कब्रिस्तान बनेंगे। हाँ, ये सच है। क्यों मानते हैं आप ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर सौहार्द का माहौल स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश देश के विकसिततम राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों में खुशहाली आएगी और वर्षों से सौहार्द के लिए चुनौती बना श्री राम जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप होगा, क्योंकि राज्य सरकार की बड़ी भूमिका उसमें होने जा रही है।
लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अगर आती हैं जी, तो वे उस सौहार्दपूर्ण समाधान को कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर सौहार्दपूर्ण समाधान हो जाएगा तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनका स्वयं के अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, वे कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने 14-15 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में शासन करते करते जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा है जी, जिन्होंने विकास का पैसा कब्रिस्तान करबला के विकास में दिया है। मैं सुल्तानपुर में गया, समाजवादी पार्टी का विधायक है, उसने अपनी निधि से करबला बना दिया, सड़क नहीं बनाई, बिजली नहीं दिया, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी, लेकिन जो कि बिल्कुल निधि यानी जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली निधि की अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने सांसद निधि से मंदिर बनाऊं, नहीं बना सकता क्योंकि इसकी गाइडलाइन अलाउ नहीं करती जी, और फिर मैं अपनी मर्जी से पैसा नहीं दे सकता, मुझे उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, लेकिन सत्ताधारी दल का विधायक था, उसने बना दिया। ये लोग विकास के पैसे का दुरुपयोग करते हैं वोट बैंक खरीदने के लिए। हमने इसी बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, विकास करेगी, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन सपा बसपा आएगी तो अपनी उसी नकारात्मक सोच की विकास करेगी जो उन्होंने इससे पहले किया है। क्या राम मंदिर आस्था का विषय नहीं है? क्या राम मंदिर पर राजनीति वैसे ही होनी चाहिए जैसे एक बहुत बड़ा तबका करता चला आ रहा है? ये राजनीति का विषय नहीं, ये आस्था का ही विषय है, लेकिन जब व्यापक आस्था मांग करती हो कि इस पर आपके विचार आने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचार रखे हैं। मुसलमानों के प्रति क्या आप नफरत महसूस करते हैं? नहीं, हम किसी के प्रति नफरत नहीं करते हैं। जो देश के प्रति जिनके अंदर नफरत है, मुझे उनसे सख्त नफरत है। तो फिर आपके बयान इतने डरावने क्यों आते हैं? मेरे बयान कोई डरावने नहीं है, मेरे बयान तो सौहार्द स्थापित करने वाले बयान हैं और उससे शांति होती है, उनसे सौहार्द स्थापित होता है। आपके बयान ऐसे आते हैं कि एक बड़े तबके में डर बैठ जाता है। आपने कहा जो केरला में हो रहा है वो कश्मीर में हुआ था, हिंदू वहां से भाग गए, पलायन हो गई। आपने कहा कि अगर जिस तरह से समाजवादी पार्टी या बीएसपी की सरकार बनेगी, पूरे राज्य में कब्रिस्तानों पर बहुत ज्यादा धन राशि खर्च हो जाएगी, बिजली का बंटवारा होता है वो भी धर्म आधारित होता है। बिल्कुल। तो आपके बयान लोगों में एक अलग सा डर पैदा कर रहे हैं। देखिए, उस सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, उतना सामर्थ्य भी होना चाहिए। अगर किया है इन्होंने पाप, तो उस पाप को सुनने का साहस होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों में हो रहा पलायन हम सबकी चिंता का विषय है। आज आप उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ते हैं जी। याद करिए 1980 के दशक में इस प्रकार की घटनाएं कश्मीर में भी होती थी, जिसकी परिणति 19 जनवरी 1990 हुआ था। हमें उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, त्रासदी को रोकना होगा जिसकी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, जब विकास की बात होती है तो विकास तो सबका होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए किसी व्यक्ति को तुष्टीकरण के नाम पर किसी वर्ग विशेष के विकास पर ध्यान दें और एक बहुसंख्यक समाज को छोड़ दें, ये गलत है, ये सत्ता का दुरुपयोग है, ये अपने आप में पाप है। ऐसा क्यों है कि आप ही के पार्टी के सांसद जो कैराना के इलाके के हैं, उन्होंने कहा कि आपको अनुभव नहीं है उस इलाके का। उन्होंने कहा कि आपके बयान सत्य पर आधारित नहीं है। उनकी मजबूरी है या आपकी मजबूरी है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या आज की लॉ एंड ऑर्डर की है, लेकिन वह भविष्य की वही समस्या बनने वाली है जो कश्मीर की है। इस चीज को नोट करिए, फिर आपसे इस बारे में कभी चर्चा करेंगे। लव जिहाद को लेकर आपने एक संग्राम छेड़ा। आपने यहां तक कह डाला कि अगर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता कोई व्यक्ति मिले तो उसे सार्वजनिक तरीके से फांसी दे देनी चाहिए। तो क्या बुरा है इसमें? ये तो आज कोर्ट ने भी सख्त कानून बनाया, संसद ने इस पे सख्त कानून बनाया है जी। बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, और बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार बनेगी तो सरकार बनने पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। यह शक्ति उन्हीं मजनूओं के लिए है जो समाज के सौहार्द के साथ साथ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। आपको लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में माहौल ऐसा है कि बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती? हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की सरकार है जी, और इस सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार के गुर्गे पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं जी, उसमें बालिकाएं, माताएं, बहनें तो असुरक्षित हैं ही, एक सामान्य नागरिक भी असुरक्षित है। आपका एक और बयान है, आजम खान के कहने पर अखिलेश चलते हैं, नसीमुद्दीन के कहने पर मायावती चलती हैं, सड़क बनते हैं तो सिर्फ मुसलमानों के इलाके में, मुहर्रम में डीजे पर पाबंदी नहीं होती है लेकिन नवरात्रि में पाबंदी होती है। हाँ, बिल्कुल सच क्या है। ये समाज को बांटने का बयान है? समाज की बांटने की नहीं, ये सच्चाई है।
और जो भेदभाव सरकारों ने किया है, सपा बसपा की सरकारों ने, वह उसकी सच्चाई है और उस सच्चाई को समाज के सामने रखा जा रहा है कि जिन्होंने भेदभाव किया है, जी, सत्ता का दुरुपयोग किया है, समय आ गया है जब उनको पहचाने और उचित जवाब दें। आपका एक और बयान है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा है कि सत्ता में आने के साथ ही 6 महीने के भीतर या सबसे पहला अध्यादेश सरकार का यही होगा कि राज्य के तमाम बूचड़खानों को बंद कर दिया जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में है कि अवैध बूचड़खानों को बंद करेंगे, यांत्रिक कत्ल खानों को ही बंद करेंगे। पशुधन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की तर्ज पर हर 4 जिलों के बीच में हम एक डेयरी की स्थापना करेंगे। ये काम एक हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए कितनी बदतर स्थिति है पशुधन की। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा तबका जिसकी आप इसको जीविका क्यों मानते हैं कि ये किसी वर्ग या किसी जाति के खिलाफ है? क्योंकि उसकी ये जीविका उस पर NGT आधारित है। अवैध कार्य किसी की जीविका नहीं हो सकती है। इस बात को कान खोल करके प्रत्येक व्यक्ति को सुन लेना चाहिए। अवैध कृत्य अवैध है जी। और एनजीटी ने उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए 2 वर्ष पहले अपना आदेश दिया है। बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हम इस प्रकार के अवैध कृत्यों को कतई सपोर्ट न करें। योगी जी, अखिलेश यादव का कहना है कि जो बूचड़खाने की बात आज भारतीय जनता पार्टी करती है या आप खुद करते हैं, उनमें ज़्यादातर बूचड़खाने में पैसा हिंदुओं का लगा है और हिंदू उससे मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन त्रासदी या फिर उसकी मार झेलेगा मुसलमान। जब पैसा हिंदू का है तो अखिलेश यादव को उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब तो उसको खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाई करेगी वो हिंदुओं के खिलाफ करेगी। जो भी इन अवैध कृत्यों में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अखिलेश यादव को परेशानी क्यों हो रही? फिर बिजली को लेकर आपने जो बातें कही, जो आपकी टिप्पणी आई, उसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाई एक बाबा हैं, एक मठ में बैठते हैं, बिजली के तार को छूले समझ में आ जाएगा बिजली आती है कि नहीं आती। देखिए, यही वक्तव्य अखिलेश यादव की खिसियाहट को प्रदर्शित करता है कि बिजली नहीं है। और मैं कहता हूं कि पूरब से पश्चिम पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाकर के देखिए, अखिलेश यादव के लिए संभव है कि वह मुझसे बिजली तार छूने के लिए कह सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा। लेकिन इस बात को याद रखना कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली है या नहीं है, त्योहारों में इसका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर होता है नहीं होता है, यह उत्तर प्रदेश की जनता इस सच्चाई को स्वीकार करती है। अब राजनीति से जुड़ा एक और सवाल। अब अखिलेश यादव के बारे में आपने कहा कि वो औरंगजेब की तरह हैं, वो कंस की तरह हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार ये आ रहा है कि भाई आजाद शत्रु का नाम ले लेते, वो भी तो एक हिंदू शासक था। देखिए, मैं एक सभा में गया था, एक बुजुर्ग मुझे मिला जी। उसने कहा, बाबा हम आगे से कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम अखिलेश तो नहीं रखेगा। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा जैसे कंस नहीं रख सकते, जैसे औरंगजेब नहीं रख सकते, वैसे अखिलेश भी नहीं रखेंगे। तो मैंने उस बुजुर्ग की बात को ही सार्वजनिक सभा में रखा। तो ये अखिलेश यादव पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। मुझे उस बुजुर्ग की बात, उसने मुझे कहा जी कि ये स्थिति है, समाज क्या चाहता है। जब किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वह ऐसा कार्य करे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। जी। दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव ने ऐसा कार्य किया कि अब समाज का एक बड़ा तबका इस बात को बोलता है कि हम ये नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई भी बाप अपने बुढ़ापे की लाठी को इस रूप में नहीं देखना चाहता है और बुढ़ापे में जिस सहारे की उम्मीद करता है वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र इस रूप में उसको धक्का देके बाहर करे। जिस तरह से आपके बयान कई मुद्दों पर आते रहते हैं, खास करके जब आप 2014 में 11 विधानसभा उपचुनावों के लिए थे और उस वक्त लव जिहाद के मुद्दे को लेकर आप बहुत अग्रसर तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहे थे, फिर 2 साल में लगा जैसे ये पूरा मुद्दा बस दब सा गया। क्या ये मुद्दे सिर्फ चुनाव के लिए उठाए जाते हैं? ये कभी दबा नहीं है। देखिए, वह एक सतत चलने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया था, ये मुद्दा केरल के पूर्व वामपंथी मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद ने उठाया था। जी। उन्होंने इस बात को कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की साजिश का एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी को और कर्नाटक हाई कोर्ट की टिप्पणी को देखिए। जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की थी,
लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी संवेदनहीन सरकार थी जी। जिन सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। और मुझे लगता है यह एक चैलेंज है, एक चुनौती है, और लब, झूठ, फरेब, अपहरण या जबरन को लब नहीं कहते हैं। अगर कोई इसको लब कहता है तो मुझे लगता है कि वह समाज के साथ धोखा कर रहा है। तो क्या प्यार के इस धंधे में मुसलमान ज्यादा बड़े ये प्यार धोखेबाज हैं? धंधा नहीं, ये साजिश है, एक षड्यंत्र है समाज के खिलाफ, और समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा है। मैं एक बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी, क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम आबादी है वो राष्ट्रहित में काम नहीं करती? क्या आपको लगता है कि वो देश विरोधी है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात से भी पूरी तरह मैं दमदारी के साथ कह सकता हूं, इस पर गौर किया जाना चाहिए, और खासतौर से मुस्लिम समुदाय को गौर करना चाहिए कि हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील क्यों होता है, एक, और सुरक्षा के लिए क्यों चुनौती बनता है, क्यों हम भारत की शिक्षा को और भारत की परंपराओं को फॉलो करके अन्य नागरिकों की तरह सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं रह पाते हैं, इस पर उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या उनको कोई भड़काता है? हाँ बिल्कुल, एक बड़ा तबका है, और खासतौर से वोट बैंक की राजनीति। उत्तर प्रदेश के विकास में दो तत्व बाधक हैं, एक जातिवाद की राजनीति, दूसरा सत्ता में आने के बाद तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति। जिस दिन ये दोनों बंद हो जाएंगे जी, उस दिन मुझे लगता है कहीं कोई विवाद नहीं। आप ही के सहयोगी हैं साक्षी महाराज, हाल में उनका एक बयान आया कि पूरे देश में कहीं पर भी कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए क्योंकि जगह कम है, आबादी बढ़ रही है, और इसलिए कब्रिस्तान की जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही अंतिम संस्कार की पद्धति होनी चाहिए। क्या आप देखिए साक्षी जी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मैंने उनके बयान को पढ़ा नहीं है जी, देखा नहीं है किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, और फिर जब लोकतंत्र में आप हर चीज पे बहस कर रहे हैं तो साक्षी जी के बयान पे भी बहस कराइए लोगों से। योगी जी, हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि मुसलमानों को टिकट न दे पाना बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा होता कि मुसलमान पार्टी से ज्यादा जुड़ते। क्या आप भी ये महसूस करते हैं? देखिए, टिकट एक व्यक्ति नहीं डिसाइड करता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। टिकट के वितरण के अलग अलग स्टेजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के क्षेत्रीय स्तर पर आया होगा, क्षेत्रीय स्तर से स्टेट में गया होगा, स्टेट से केंद्रीय चुनाव समिति में गया होगा। स्वाभाविक रूप से जो नाम नीचे से स्क्रीनिंग होकर के गए होंगे जी, और उसमें पार्टी की विचारधारा के प्रति और पार्टी जिताओ के लिए जो मजबूत दावेदार दिखे होंगे, पार्टी ने उनको, संसदीय बोर्ड ने उस पर मोहर लगाया होगा। इसमें हिंदू मुस्लिम या कोई अन्य उसका विषय ही नहीं था, उसको मुद्दा बनाया गया है जानबूझ करके। एक दूसरा, यह जानबूझ करके समाज के सौहार्द को खराब करने की साजिश का हिस्सा है। केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को आप देख रहे होंगे, उस सरकार ने जो काम किए हैं क्या किसी जाति को ध्यान में रख के किए हैं? भारत के प्रत्येक नागरिक को ध्यान में रख करके किए हैं। तो फिर ये मुद्दा आना ही नहीं चाहिए था। भाई जहां जिसको अनुकूल रहेगा वो तय करेगा, पार्टियां तय करेंगी जी। अब इसमें कोई बाहर का व्यक्ति या कोई मीडिया थोड़ा तय करेगा कि किस पार्टी को किसको टिकट देना चाहिए या कौन उससे टिकट का दावेदार होगा। लेकिन जो बातें आई राजनाथ जी के बयान के बाद, उसके बाद फिर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कह दिया। मैंने बयान पढ़े नहीं है ना मैंने सुने हैं, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एक और बड़ा मसला है जिस पर संघ परिवार के कई संगठन अपनी टिप्पणियों को मुखर तरीके से सामने रखते हैं, और वो है मुसलमानों की बढ़ती आबादी। क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी हमारे देश के लिए खतरा हो गई है? देखिए, जनसांख्यिकी असंतुलन किसी भी संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक देश के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में उभरी है। भारत की जनगणना के आंकड़े लगातार इस चेतावनी की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और मुझे लगता है इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जनसांख्यिकी असंतुलन को रोका जाना चाहिए। तो इसके लिए सरकार कोई नियम क्यों नहीं बना सकती? बन रही है ना, उसके लिए बनेगा, समय आने दीजिए, हर कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको लगता है कि इसमें विभाजन की स्थिति आ गई है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं आज कोई भी भारत को विभाजन करने का सपना नहीं देख सकता। अगर किसी ने जिन्ना बनने का प्रयास किया, जिन्ना बनने के पहले इस देश की जनता उसको दफन कर देगी। आपके जिन्ना के बयान पर ही दो सवाल और लेना चाहता हूँ। जिन्ना बनने के बयान पर ही दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले एक हफ्ते से हड़कंप मचा हुआ है। और ठीक है, मचेगा जी, इस प्रकार की बातों पे मचेगा,
लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी फर्स्ट है और हर हाल में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा होगी। भारत का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा इसके लिए अपने आप को समर्पित करेगा और उस पर अगर किसी ने भी उंगली उठाने का प्रयास किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की भी तैयारी रहेगी। अभिव्यक्ति की आजादी आप नहीं मानते? अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी राष्ट्रीय एकता और अखंडता से महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। एक आखिरी बड़ा मुद्दा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेताओं की कमी नहीं है। पूर्वांचल में देखें तो आप सबसे बड़ा नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आपका नाम बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों है कि यहां पर नेतृत्व नहीं दिखाई देता? नेतृत्व विहीनता जैसी स्थिति क्यों है? कोई नेतृत्व विहीनता नहीं है हमारे पास। आप कैसे कर सकते हैं कि नेतृत्व विहीनता है? उत्तर प्रदेश में एक से एक बढ़कर के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कहीं नेतृत्व का अभाव नहीं है। योगी जी, दुनिया आपसे पूछ चुकी है, हम भी शायद वही सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उसे दूसरे तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मानते हैं कि आप में वो तमाम योग्यताएं हैं जिसके आधार पर आप इस प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस दायित्व को निर्वहन कर सकता है। तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनते हम कब देखें? मैंने कहा ना, हर कार्यकर्ता योगी है, हर कार्यकर्ता बनेगा। तो मान के चलिए। मैं बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने चित परिचित अंदाज में। बहुत धन्यवाद।